मैं नहीं तो मेरा परिवार। जी हाँ, इन दिनों निकाय चुनाव में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आरक्षण से बिगड़े समीकरण को रिश्तेदारों के जरिए साधा जा रहा है। खासकर महिला वार्डों में दावेदार के रूप में अपने परिवार को आगे किया जा रहा है, क्योंकि नेताओं को किसी और पर भरोसा नहीं, उनका भरोसा अपना परिवार या रिश्तेदार ही है। और इस समस्या का सामना भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में किया जा रहा है। वार्डों की बातों को दरकिनार कर भी दिया जाए तो मेयर और अध्यक्ष जैसे पदों में ज्यादातर जगहों पर रिश्तेदार के नाम आगे किए गए हैं। कांग्रेस रिश्तेदार दावेदार एजाज ढेबर, अंजुम ढेबर, प्रमोद दुबे, दीप्ति दुबे, कन्हैया अग्रवाल, मीनाक्षी अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा, परमजीत कौर। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर रिश्तेदारों की दावेदारी ने बाकी दावेदारों को पीछे धकेल दिया है। कांग्रेस में एकमुश्त कई नेताओं के रिश्तेदारों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि दावेदारी करने का हक सबको है, पार्टी सर्वे और जीत की क्षमता के आधार पर टिकट देगी। देखिए, कहीं भी कोई ने विरोध नहीं किया है। मेरे पास तो रोज आते हैं, रोज मिलते हैं, वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सा है, उनका हक है, अधिकार दावेदार पेश करने का। अपना दावेदारी पेश किए, कोई कहीं विरोध नहीं किया। देखिए, मेरे पास तो कोई चिट्ठी आया नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी दावेदारी बातें रख रहे हैं कि हम किस तरह से जीत सकते हैं, हमारी प्रत्याशी मतलब हम कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं, कैसे मजबूत हम दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, कोई किसी विरोध तो करने नहीं आ रहा। वहीं भाजपा भी रिश्तेदारों की दावेदारी के मामले में अछूती नहीं है। भाजपा रिश्तेदार दावेदार सुभाष अग्रवाल, ममता अग्रवाल, संतोष साहू, सीमा साहू, आकाश दुबे, सरिता दुबे, रमेश ठाकुर, विभोर ठाकुर जैसे प्रमुख नाम चर्चा में हैं। इनके अलावा वार्डों में भी कई जगह नेताओं के पुत्र और पत्नियां और दावेदारियां हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस से कम दावेदार होने के कारण परिवारवाद जैसे आरोप भाजपा पर नहीं लग रहे हैं, इसलिए भाजपा कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही है, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार ही संचालित करती है। जब बड़ा परिवार, बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद चलाते हैं, तो नीचे स्तर पर भी स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये चलेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस में आपसी झगड़े हैं, अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोरमी हो, बिलासपुर हो, सब जगह ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। पर जनता इस सब का आनंद ले रही है और जनता ने तय कर रखा है इन्हें घर बिठाने का, ताकि ये आपस में लड़ते रहें। नगरीय निकाय चुनाव को यूं तो कार्यकर्ताओं का चुनाव माना जाता है, लेकिन नेताओं और उनके रिश्तेदारों की भीड़ से ये चुनाव नेताओं के रिश्तेदारों का चुनाव ज्यादा बन गया है। समस्या दोनों ही पार्टियों में है, नेताओं को अपनों पर ही भरोसा है और इस भरोसे की सियासत ने आम कार्यकर्ताओं को हताश और निराश भी किया है। पिछले 35 वर्षों से पार्टी में काम कर रही हूँ। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी और बहू हूँ, इसलिए मैं अपना दावा दमदारी से प्रेरित करती हूँ। अब ये हमारे बड़े नेताओं के ऊपर है, वो जो चाहेंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं भी एक दावेदारी के रूप में यहाँ पर महापौर के प्रत्याशी के रूप में सामने आई हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी मेरे पर विश्वास करके मुझे टिकट देती है तो मैं विश्वास दिलाऊंगी कि कांग्रेस पार्टी को निराश नहीं करूंगी। नेताओं के रिश्तेदारों की भीड़ तो दावेदारों की सूची पर अपनी जगह बना रही है। अब असली परीक्षा पार्टियों की होनी है। पार्टियां सक्षम नेताओं के रिश्तेदारों को चुनेगी या समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है निकाय चुनाव की उस अहम कड़ी पर जिस पर अभी दोनों ही पार्टी की सुई अटकी हुई है, यानी दावेदारों को शॉर्ट लिस्ट करना। लेकिन ये दावेदारों की जब हम लिस्ट देखते हैं तो समझ में आता है कि वार्ड से लेकर महापौर तक ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो कि नेताओं के रिश्तेदार हैं। इससे समझ में ये आता है कि जो लोग नेता बन चुके हैं, जो नेतागिरी में आगे हैं, वो अपनी कुर्सी खाली ही नहीं करना चाहते हैं, वो या फिर उनका परिवार।
और इसी पैटर्न ने परेशानी खड़ी कर दी है दोनों ही पार्टियों के लिए। और ये जो परेशानी है किस तरीके की स्थितियां बना रही है और क्या इसका राजनीतिक मायने है, इसे ही आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय राय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और पार्टियां किस तरीके से दावेदारों को छांट रही हैं, उनकी स्कैनिंग कर रही है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जो नाम चर्चा में आ रहे हैं वो कार्यकर्ताओं को थोड़े चुभते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता चाहता है ये उनका चुनाव है, उनके नाम पर विचार हो, लेकिन नेताओं के परिवार के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं, ये कितना मुश्किल है और क्या ये परंपरा केवल एक पार्टी में है, दूसरी पार्टी में नहीं है। पहले नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र जी, चुनाव खुला हुआ है, 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 100 से अधिक नगर पंचायत, सब जगह कहीं ना कहीं रिश्तेदार आगे आ रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट है और क्या ये एक तरीके से परंपरा है जिसे स्वीकार हर पार्टी को करना होगा? बिल्कुल सही मोहन भाई, ये एक परंपरा ही है और आज से नहीं, ये शुरू से ही है। क्योंकि एक आमतौर पर कहा जाता है कि राजा का बेटा राजा, दरोगा का बेटा दरोगा, वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। इसको मना नहीं किया जा सकता। वही चीज़ राजनीति में भी आ जाती है। कमोबेश एक नेता जो होता है उसके घर परिवार का वातावरण वैसा हो जाता है और वो जन सेवा में जब जुटता है तो परिवार के बाकी सदस्य भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित तो होते हैं। उनके अब्सेंस में या उनके बिहाफ में वो काम करते रहते हैं कई जगहों पे, और एक तरीके से वो एक परिपक्व हो जाते हैं राजनीति में नेताजी के साथ साथ। तो जब बारी आती है कि बदलाव की और नेताजी के बदले विकल्प तलाशा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका दबदबा बने रहे। और खासतौर पे नगरीय निकाय, पंचायत, इन चुनाव में तो आप इसको बहुत सहजता से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनका उस क्षेत्र के जनता से एकदम सतत संपर्क रहता है लगातार, और इसका फायदा उससे उठाने की कोशिश की जाती है। और ये कोई अछूता नहीं है। और हम इसको आप उठा कर देखिएगा, फाइल पूरी चेक करिए, आपको हमेशा ऐसे प्रकरण मिलेंगे। और कभी क्या ये उचित है क्या? लेकिन वो कार्यकर्ता जो कि झंडा बैनर उठा रहा है वो कहाँ जाएगा? ऐसे में तो दावेदार में वही लोग आएंगे जो कि नेताजी से जुड़े हुए हैं, नेताजी के परिवार के हैं। बिल्कुल मोहन भाई, इसी चीज की तो हमेशा से पैरोकारी होती रही है कि सबको अवसर मिलना चाहिए राजनीति में। लेकिन ठीक इसके उल्टे होता है। बड़े नेताओं ने हमेशा ये परिकल्पना करी है और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी इसी चीज के पैरोकार हैं कि कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए और किसी के अंदर योग्यता है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। और इसकी हिमायत जब हमेशा से होते आ रही है तो इससे गुरेज क्यों? लेकिन बावजूद इसके यही होता है कि कार्यकर्ता जो है उपेक्षित हो जाता है, क्योंकि उसको कोई पेट्रोनोज मिलता ही नहीं है। उसकी कार्य करने की जो क्षमता धरी उठाने, कुर्सी जमाने, बैनर झंडी लगाने तक ही सीमित हो जाती है, और जब नेतृत्व की बात आती है तो उसको हाशिए पे कर दिया जाता है। संभवतः इसका बड़ा कारण यह है कि चुनाव भी महंगे होते जा रहे हैं और धन बल जो है वो भी कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से इसमें एक बड़ा प्रभावी होता है। तो अगर बिल्कुल जमीनी नेता जब इसमें आना चाहे नेतृत्व में कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं उसको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर अभी हम राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि चुनाव में ऐसे लोग जीत के आ रहे हैं जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती वो किस कोने से उनको उठाया गया है, उनके नेतृत्व को पहचाना गया है, और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जी ठीक है, तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के कारण ही दोनों ही पार्टियों को इस बारे में विचार करने की जरूरत है। हालांकि नैतिक मूल्य के आधार पर तो ऐसा कहा जाता है कि जो परिपक्व नहीं हुए हैं अचानक परिवार की एंट्री करा देना राजनीति में उतना उचित नहीं लगता। लेकिन दोनों ही पार्टियां क्या सोचती है, एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभय राय जी की ओर चलते हैं। कांग्रेस में ये ज्यादा समस्या है। अभय राय जी, ऐसी बातें आ रही है कि उनके यहाँ क्योंकि नेता बड़े हुए तो उनके परिवार के लोग दावेदार भी हैं,
क्या ये ज्यादा फेस कर रही है क्या कांग्रेस, और ये एक चैलेंज भी बन गया है कि इसे कैसे निपटें, क्योंकि दावेदारी तो कर देते हैं, टिकट देने के समय आप लोगों को पसीने छूट जाते हैं। तिवारी जी, निश्चित रूप से प्रैक्टिकल क्या है ये, अगर कोई कांग्रेस का पार्षद है और अगर कोई महापौर या अध्यक्ष का प्रत्याशी है, सरपंच का प्रत्याशी है या सरपंच है और लगातार वो जीत रहा है, उसका आरक्षण महिला हो गया या और कोई दिक्कत आ गई, तो वो क्या करता है, अपने परिवार को आगे करता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये 5 से 10% होता है। 100 में से 2, 4, 5 केस ऐसे होते हैं, जैसे बिलासपुर में 70 वार्ड है, तो मुश्किल से 3 या 4 जगह ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। बाकी तो हमारे कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, और कांग्रेस पहले ये देखती है कि वहां पे कार्यकर्ता है कि नहीं। अगर कार्यकर्ता सक्षम है और कार्यकर्ता जीत सकता है, तो नेताजी को भी उस कार्यकर्ता को लेकर चलना पड़ेगा और सहमति देनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और आप देखिएगा, जिस तरह अभी नागेंद्र सिंह ने कहा कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, एसपी का बेटा एसपी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता, पुजारी का बेटा पुजारी, वो प्रवृत्ति यहाँ भी आती है। एक पार्षद है, अगर वो घर में नहीं है और वहां की जनता घर में आ गई, तो उसके पत्नी बच्चे ही उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फोन भी करके बोलते हैं कर्मचारी अधिकारियों को कि भाई फलाना ये आए हैं, इनकी ये समस्या है, आप जाइए इंजीनियर साहब इसको देखिए। तो करते करते वो राजनीति में आ जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कांग्रेस में तो बूथ लेवल से लेके सेक्टर, जोन और सबकी बैठकें चल रही है। पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता को है, महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, युवक कांग्रेसी का कार्यकर्ता हो, एनएसयूआई का हो या कांग्रेस का हो। रही परिवारवाद वाली बात, तो अभी नागेंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री पैरोकार है, वो इसलिए प्रधानमंत्री पैरोकार है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पैरोकार है कि उन लोगों के परिवार नहीं है। लेकिन अमित शाह जी तो पैरोकार नहीं है, उनका बेटा तो बीसीसीआई में बड़े बड़े पदों में, अब तो और कोई पद में चला गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अध्यक्ष बन गया है। तो जिनके यहाँ है बच्चे और उनकी क्षमता है, वो आगे जाते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाना भी चाहिए। अगर बच्चे राजनीति में जाना चाहते हैं, पत्नी राजनीति में जाना चाहती है, तो आरक्षण क्यों दिया जा रहा है महिला को? आरक्षण क्यों दिया जा रहा है ओबीसी को? आरक्षण क्यों है एससी एसटी को? उस वर्ग के लोग आगे हैं, उसी तरह महिलाओं के आगे लाने की प्रक्रिया है। और आप देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पत्नियों की जगह पति जो मैदान में उतरेंगे। आज पति की जगह पत्नी की बात हो रही है ना, वो भी समय आएगा जो महिला आरक्षण चल रहा है, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी कि उनके कारण उनके घर के लोग पहचाने जाएंगे। लेकिन ये 5% का मामला है, बहुत ज्यादा ये मामला नहीं है। पहली प्राथमिकता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को होता है, जो झंडा बैनर उठाता है। यदि वो खुद न लड़ना चाहे और वो खुद चाहता है कि नेताजी की पत्नी लड़े, तो कार्यकर्ताओं की सहमति से। अभय राय जी, ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि 33% जो है वो महिला के लिए आरक्षण हो गया। तो वो 33% जो कि महिला के लिए आरक्षण है, उसमें ये स्थिति है कि नेता अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को चुनाव लड़ा रहा है। ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये 33% जो हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए, उसमें नेताओं की पत्नी, बहन, माँ चुनाव लड़ने वाली है। पहली प्राथमिकता वहां महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता को होगा। और आपने देखा कि हमने किरणमयी नायक को भी महापौर बनाया है। बिलासपुर में वाड़ी राव भी बनी थी महापौर, पहली महिला महापौर बनी। आज भले वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जब भी आप ऐसा मौका आया है, तो आप देखेंगे कि महिला कार्यकर्ता आज भी राजनांदगांव में हेमा देशमुख हमारी महापौर थी, रायगढ़ में हमारी महिला महापौर थी। तो जहां हमारे प्रवक्ता साथी महिलाएं हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी महिलाएं हैं, विधानसभा में विधायक के रूप में हमारी कांग्रेस की बहुत महिला विधायक बैठी हैं। अनिला भेड़िया जी मंत्री के रूप में काम कर रही थी। तो इस पे कोई अतिशयोक्ति न लगाया कि 2-4% का ये मामला होता है। 95% तो कार्यकर्ताओं को ही दिया जाता है। जहां ऐसी उत्पन्न होती है कि कार्यकर्ता ही चाहता है कि नेताजी की पत्नी लड़े, तो वहां पे कार्यकर्ताओं की सहमति से ही टिकट दी जाती है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ये मान रही है कि ये होता है, लेकिन पहली प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को मिलेगी। बीजेपी की ओर चलते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, और ऐसी समस्या तो दोनों ही पार्टियों में।
आपका क्या कहना है चौहान जी, क्या पार्टी ने कुछ ऐसा गाइडलाइन बनाया है, ऐसी स्थिति की है कि जो दावेदार हैं उसमें परिवार को ज्यादा प्राथमिकता ना मिले? ऐसी स्थिति के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए तिवारी जी, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये टॉपिक छीटाकशी का नहीं, ये टॉपिक है मंथन का। और उस मंथन का मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और मैं उन कार्यकर्ताओं की आवाज बन के बैठा हुआ हूं यहां पर। मैं ये नहीं बोलता हूं कि किसकी पार्टी ने क्या किया और किसकी पार्टी ने क्या किया, लेकिन फितरत बताना, पार्टी की फितरत बताना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। हमने ये सुना है कि यथा राजा तथा प्रजा, और वैसे ही पार्टी चलती भी रहती है। तो जैसे ऊपर का संगठन रहता है, आज 1844 से कांग्रेस बनी हुई है, 1844 से। उसके शुरुआत में आप देखेंगे तो 80 सालों में 90 अध्यक्ष बने तिवारी जी, 80 अध्यक्ष बने। और उसके बाद 108 वर्षों में, लास्ट के 108 वर्षों में बोल रहा हूं, 1917 से लेकर 2025 तक आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए माननीय तिवारी जी, और हमारे हर दर्शक भी देखें कि पिछले 108 वर्षों में राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ 9 रहे हैं, 9। किसके? कांग्रेस के। और उन 9 में 7 जो रहे हैं वो एक ही परिवार के रहे हैं। चलिए, ये तो संगठन का मामला हो गया, टिकट देने में क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं तिवारी जी, मैं वहीं से आ रहा हूं। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि क्या ये उचित है। उचित मतलब जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सही हो, वही उचित है। और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार वर्मा जी ने बोला कि वो माहौल रहता है, वो पैसा लगाना, बिल्कुल वो प्रभावित करता है। वो प्रभावित किसको करता है? वो प्रभावित पार्टी को बाद में पहले विनिबिलिटी को करता है। क्योंकि हर पार्टी, मैं ये नहीं बोलता हूं कि कांग्रेस जीतना नहीं चाहती है, कांग्रेस भी जीतना चाहती है, दूसरी पार्टी भी जीतना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी जीतना चाहती है। लेकिन क्या होता है कि विनिबिलिटी को हम अगर ना देखें और दूसरे लोग मतलब दूसरी हम लोग के ऊपर हावी हो जाए दूसरी चीजें, तो ये गलत होता है। वहां पर अगर किसी कार्यकर्ता की विनिबिलिटी है तो पक्का उसको देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? और अगर किसी रिश्तेदार की भी विनिबिलिटी है तो उसको भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कार्यकर्ता है, वो भी एक फेस है, उसको भी चुनाव लड़ना आता है, उसने भी माहौल देखा, वो उसके पास भी शक्ति है। और अगर मान लीजिए दूसरा कोई 19 भी है कार्यकर्ता, तो उसको पहले मौका देना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण जिससे कि पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है और कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में विश्वास रखती है। आज आप देख लीजिए, हमारे जो सांसद हैं, पूरे सांसद हैं, उसमें से 70%, लगभग 70% नए चेहरे हैं। ये भारतीय जनता वो पार्टी है जिसने 2019 में पूरे के पूरे सांसद बदल के, एक मिनट, ये भारतीय जनता वो पार्टी है कि 2019 में पूरे सांसद बदल के रख दिए थे, और उसके बाद सबके सब 9 के 9 सांसद जीत के आए। उसके बाद क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? इस बार 2024 में उन्होंने सिर्फ 2 सांसद को रिपीट किया, बाकी को सब बदल दिया। ये क्या था? भारतीय जनता पार्टी किधर जा रही है, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी किधर जा रही है। और आप कांग्रेस की भी पार्टी का देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में लगभग, आप पूरा आंकड़ा निकाल दीजिए, 82% परिवार से जुड़े हुए पुराने सांसद अभी भी संसद भवन में बैठे हुए दिल्ली में। आज लिस्ट निकाल के देख, नहीं, लेकिन जीत तो रहे ना, मेरी बात सुनिए ना, जनता ने समर्थन ना, अरे ये जीतना हुआ तिवारी जी, जहां पर आपका 402 का आंकड़ा था, आज आके कहां पर रह गया है। और उसके बाद
40 सालों में तिवारी जी, 40 सालों में 1984 के चुनाव के बाद 40 साल हो गए, 41 साल हो गए, आज तक आप पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए। कारण क्या था? एक दुर्ग का उदाहरण बताता हूं। 50 सालों से एक ही परिवार को टिकट मिल रही है, 3 बार लगातार हारने के बाद भी चौथी बार टिकट मिली विधायक की। उसके बाद 7वीं बार जब टिकट मिली, 7वीं बार फिर हार गए। तो ये क्या था? प्रदेश में आते हैं, चलिए आज प्रदेश में ही है। हम ये विधायक की बात कर रहे हैं, हम सांसद की बात नहीं कर रहे हैं, हम विधायक की बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है तिवारी जी, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं और बोलूंगा आपको। चिंतन की जरूरत है। और दोनों पार्टियों को एक स्थिति यह बनानी चाहिए कि जो राजनीति में परिवार का व्यक्ति नहीं है, वो अचानक चुनाव लड़ने के लिए सामने आ जाता है, ये चिंताजनक है और कार्यकर्ता इससे हताश होता है। इसका पॉलिटिकल लाभ कितना होता है, वर्मा जी से समझ लेते हैं। नेता के परिवार का आने का क्या पॉलिटिकल लाभ ज्यादा है, और इस गेन को देखते हुए पार्टियां इसे स्वीकार कर लेती है कि भाई उनकी पत्नी आ रही है तो क्या हुआ, लड़ने दीजिए। वो पार्टी में रहती जरूर है, पर वो सक्रियता नहीं रहती जो कार्यकर्ता की रहती है। जो कार्यकर्ता झंडा बैनर रैली में पहुंचता है, वो सक्रियता नहीं रहती, वो पीछे हो जाता है। क्या इसका फायदा भी है क्या राजनीति में? देखिए, यहाँ पर ये पूरे बहस में बात खुल के आ रही है सामने कि अगर कोई परिवार के लोग लगातार जीतते चले जा रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, इसको मैं राजनीति में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं समझता, क्योंकि नए चेहरे नहीं आ रहे हैं, नया नेतृत्व नहीं आ रहा है। नहीं, जनता आशीर्वाद दे रही है, इसी में दिक्कत आ रही है। ये लगता है कि चुनाव जो है किसी न किसी तरीके से प्रभावित होता है, चाहे वो धन बल से हो या किसी भी तरीके का प्रेशर बनता है या विकल्प ढंग से नहीं आ पाता। होना ये चाहिए कि हर समय नेतृत्व बदले, नए व्यक्ति को अवसर मिले, ये जनहित में, जन सेवा के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सबका अपना अपना विजन होता है। एक वार्ड में एक ही पार्षद लगातार काम कर रहा है तो मुझे लगता है उसके काम करने की जो टेक्निक है वो यूज्ड टू रहेगी, वो उसी तरीके से काम करते रहेगा। लेकिन एक दूसरा पार्षद आएगा तो वो एक नवाचार करने की कोशिश करेगा। पार्टी को ही अंदर में अपनी गाइडलाइन बनाना चाहिए। एग्जैक्टली, उनको हर बार नया अवसर देना चाहिए। और ये जमीनी स्तर के चुनाव में इसको अगर हम सफल करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे भी आएगा। उनसे बोल देते हैं, आप अपने बिलासपुर में तो कम से कम ये प्रयोग करिए, ऐसे परिवारवाद ना चले, कार्यकर्ताओं को मौका मिले। अभय जी भरोसा देंगे क्या? मोहन भैया, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ और जिसका न इतिहास है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वो तो सत्ता के लिए नाम बदलते रहे। 77 में जनता पार्टी हो गए और 80 में भारतीय जनता पार्टी हो गए, और वो कांग्रेस का इतिहास चौहान साहब बता रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं है, तो इतिहास बताना चाहिए। और मुझे खुशी हुई कि कांग्रेस के इतिहास को चौहान साहब पढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ रहे हैं। सबक लेना चाहिए कि हमारे पास इंदिरा गांधी थी, सबक लेना चाहिए कि हमारे पास सोनिया गांधी है, सबक लेना चाहिए कि हमारे पास महिला नेतृत्व है। दूसरी बात रही पार्षदों की, बिलासपुर में मोहन भैया ऐसे पार्षद हैं जो सरनेम उनका पार्षद हो गया है। छोटे पार्षद, गफ्फार पार्षद, अब गफ्फार भाई नहीं है, ऐसे रायपुर में भी पार्षद होंगे। तो जो जन सेवा करता है वो कहीं से चुनाव लड़े, किसी पार्टी से चुनाव लड़े, वो जीतता है। अभी सांसद में नए सांसदों की बात कर रहे थे चौहान जी, 240, 303 के बाद 240 बचे हैं, उसमें से 110 दूसरी पार्टी से आए हैं। आप क्या नए पुराने की बात कर रहे हैं? आपके अपने पार्टी के लोग नहीं है, आपकी विचारधारा के लोग नहीं है। कांग्रेस से ला के आप चुनाव लड़वा के और चुनाव जितवा रहे हैं उनको। ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को वरीयता दी जानी चाहिए। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जो झंडा लेके चलने वाला कार्यकर्ता अगर टिकट नहीं पाएगा, परिवारवाद का शिकार होगा, तो निश्चित रूप से पार्टियों को नुकसान होगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि पहले हमको कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, बड़े मन से स्वीकार, बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार आपने किया है। जैसे होते हैं कि आपकी मजबूरी बनती है कि आप नेताजी की पत्नी अगर उनसे भी ज्यादा सक्रिय है, अगर वो सक्षम है, तो टिकट देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनका परिवार उस वार्ड की जनता की सेवा कर रहा है, उस शहर की जनता का सेवा कर रहे हैं, और सब परिवार को राजनीति में, तो इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, चलिए ठीक है, ये मान जरूर रहे कि ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है और सर्वसम्मति बनती है तो उनको टिकट देनी चाहिए, और ये होने वाला भी है।
बीजेपी की ओर से कुछ जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये एक मुद्दा भी बनता दिख रहा है, क्योंकि कई जगह करीब 4 नगर निगम तो महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहां पर परिवार के ही टिकट लोग मान रहे हैं। चौहान जी देखिए तिवारी जी, आगे आगे जो राजनीति की फिजा है, और हम लोग पिछले 15-20 सालों में देखा भी है कि राजनीति की फिजा बदलते जा रही है। जो पहले आज से 15-20 साल पहले जो हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा और उसके बाद बेटा, तो वो फिजा जो है अपन 10-15 सालों से हम बदलते हुए देख रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने बदलना चालू किया तो कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों ने भी उसको थोड़ा थोड़ा एडॉप्ट किया, लेकिन एडॉप्ट अभी इस वजह से भी नहीं कर पाती है, क्योंकि अब प्रदेश की बात करें तो प्रदेश का संगठन बिल्कुल चरमराया हुआ है, बिल्कुल चरमराया हुआ है। आज देखिए कि दो थड़े नहीं 3 धड़े हो गए। एक धड़े के पास पैसा है लेकिन पावर नहीं है, एक धड़े के पास पावर है लेकिन पैसा नहीं है। इनका कोषाध्यक्ष अंडरग्राउंड। बात सुन लीजिए ना, चलिए विषय में रहिए। मैं विषय में ही हूं। आज क्रिटिसाइज नहीं करना है, एक दूसरे को ये बताना है कि हम भाई परिवार को नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। बिल्कुल, कार्यकर्ता अगर विनिबिलिटी में है तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, सभी पार्टियों से, कि कार्यकर्ता को ही टिकट दी जाए। अगर वो उचित है, अगर वो विनिबिलिटी में है तो उसको पहला अवसर देना चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, चलिए, और ये एक अच्छी बात है, दोनों ही पार्टियों ने इसे स्वीकार किया है। इसका जनता में क्या इम्पैक्ट होगा? जनता भी ये सब देखती है क्या, किसके परिवार से है नहीं है? नागेंद्र जी कम समय 30-40 सेकंड बता दीजिए। अभी चौहान जी बोल रहे थे कि बदल रहा है, तो समय बदल रहा है, मतदाता जो है बहुत बुद्धिमान हो गए, और कार्यकर्ताओं को भी अब अपनी समझ आ गई है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और उनको अवसर क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम किसी नेता के बेटे या उसकी पत्नी को अवसर देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता इसको, मुझे लगता है कि खारिज ही करती है, क्योंकि उनको पता है कि उस पत्नी के पीछे पति ही नेता रहेगा, वही संभालेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अब लोग समझने लगे हैं, और ये वो ज्यादा दिन ये सब चीजें नहीं चलेंगी। बिल्कुल, और ठीक है, समय आज कम है, इसलिए हम कुल मिलाकर यही आज की चर्चा का लबो-लुबाब ये निकालते हैं कि भाई पार्टियां तो चाहती हैं ये ना हो, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ जरूरी चीजें हो जाती हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। लेकिन जनता है वो तय करेगी कि ऐसा करने वाली पार्टी क्या सही है या गलत। इसके फैसला जनता पर छोड़ते हैं। आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ चौहान जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में अभय राय जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।